एमएसएम पर्सपेक्टिव। सभी को नमस्ते। एमएसएम पर्सपेक्टिव के थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। मध्य दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पिछले सेशन में आरती बेटा जी ने अपने कॉन्सेप्ट नोट के माध्यम से अपनी अध्ययन अभ्यास की यात्रा को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया था। आज वो अपने कॉन्सेप्ट नोट के रिमेनिंग पार्ट को हमसे शेयर करेंगी। तो बेटा जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने अध्ययन अभ्यास की यात्रा को, जो कि आप अपने कॉन्सेप्ट नोट के जरिए हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं, शेष भाग को भी हमारे सामने रखें ताकि हम भी इस तरह के कॉन्सेप्ट नोट्स लिख पाए, अपने अभ्यास अध्ययन की यात्राओं को हम भी लेखबद्ध कर पाए। जी आरती बेटा जी। सभी को नमस्ते। आप सबका स्वागत है इस प्रस्तुति में, और बाबा जी को नमन करते हुए, और जिन्होंने भी मुझे इस वस्तु तक पहुंचाने के लिए और मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि मैं सब कुछ समझ पाऊं, उसके लिए जितनी भी लोगों की उसमें योगदान रहा, उन सब के प्रति कृतज्ञता। आज की प्रस्तुति के लिए दो चीजें मैंने सोची थी। एक तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको रख सकती हूँ, और उसी के साथ साथ अपनी प्रस्तुति जो भी मैं कंक्लूजन नोट लिख रही हूँ उसको किस एक क्रमबद्ध तरीके से उसका एक प्रेजेंटेशन भी मैंने तैयार किया है, ताकि आगे किसी को कंक्लूजन नोट लिखना है तो क्या क्या पॉइंट्स उसमें आ सकते हैं, उसके लिए एक बेस बन जाएगा। तो ये दो चीजें जो मैं रखना चाहूंगी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, और जो पहले मैंने अभी तक जो रखा है उसको एक संक्षिप्त भाग में उसको पहले रख देती हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने प्रस्तुत किया था उसमें एक कंक्लूजन या एक समरी के रूप में ये लिखा था कि अ, ध्यान जाता है बाबा जी की जो भी लेखन है उससे ध्यान जाता है कि जब हम साइकोलॉजी जैसे किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हम सब लेखक समूह से जुड़े हुए लोग हैं, साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो जब भी हम साइकोलॉजी की रिसर्च की बात करते हैं तो बाबा जी के लेखन से एक ध्यान गया कि होलिस्टिक पर्सपेक्टिव तभी बनेगा जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू कुछ साइकोलॉजी का कुछ भाग लिखते हैं। अगर हम किसी और को के ऊपर रिसर्च करके कुछ भी लिखने जाते हैं तो उसमें उसकी पूरी साइकी को हम समझ पाए ऐसा नहीं होता, किसी एक भाग को ही समझ पाते हैं। और उस एक भाग को समझने से चाहे हम वो बहुत लोगों पे रिसर्च कर ले, बट एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं बनता है। ये मुझे अपने में ध्यान गया था। बाबा जी के जो ये बुक है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, उसमें जो उनके लेख हैं उससे ध्यान गया कि क्यों ये जरूरी है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू कुछ एजुकेशनल कंटेंट बनाए, अपने उसमें निष्कर्ष हो, अपने जीने के अभ्यास हो, अपने प्रैक्टिसेस हो। और उसी अर्थ में मुझे लगता है कि कंक्लूजन नोट या कॉन्सेप्ट नोट जैसी जो चीज है वो अपने लाइफ का लिखना, अपने रिफ्लेक्शंस का लिखना काफी इम्पोर्टेंट है अपनी अध्ययन के लिए भी, और जो आगे आने वाली पीढ़ी है जिनको हम शिक्षा के लिए कुछ वस्तु दे पाए, तो वो इस अर्थ में वस्तु दे पाए तो वो काफी सार्थक भी होता है, ऐसा लगता है मुझे। तो इतनी बात मैंने रखी थी लास्ट की प्रेजेंटेशन में। आगे की जो शेष बात है उसको प्रेजेंट करके मैं कंक्लूजन नोट का एक स्ट्रक्चर किस तरह से हम देख सकते हैं उसको भी प्रस्तुत करूंगी। मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, एक बार आप में से कोई। हाँ, आपकी स्क्रीन विजिबल है। दिख रहा है बेटा।
ठीक है। ये सभी बातें जो मैं मतलब स्क्रोल कर रही हूँ, एक तरह से मैंने अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपना सोशल बैकग्राउंड, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड से क्या क्या समझ में आया, फिर मध्यस्थ दर्शन से परिचय होने से पहले की क्या स्थिति थी, फिर दर्शन से परिचय होने के बाद जो पहला परिचय शिविर हुआ उसमें क्या समझ आया, तो मैंने ये शेयर किया था कि जीवन क्रियाओं को समझने का जो भाग है वो सबसे ज्यादा मुझे इम्प्रेस किया था। एक तो जीवन क्रिया और दूसरा जो मूल्यों की चर्चा होती है, जो संबंधों की चर्चा होती है, वो उससे मैं सबसे ज्यादा मतलब मुझे बहुत अपने लिए बहुत यूजफुल लगा था ऐसी कुछ चर्चा होना। और फिर जब मध्यस्थ दर्शन के कुछ बेसिक जो मैंने अ, मानव तीर्थ में जो अध्ययन किया, जो पहली बार मैंने पुस्तक पढ़ी, उससे कई चीजें कनेक्ट हुई। उसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है मानव तीर्थ का जो वातावरण था और जो भी चर्चा थी उसमें मेरा बहुत ज्यादा ध्यान, और जो काफी साधन चर्चा का ध्यान आकर्षण कराने का काफी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था, परिवार व्यवस्था में जीने के लिए हमें किन तरह की चीजों को समझने की जरूरत है। ये सारी चीजों पर मतलब अध्ययन के अलावा जो ये अभ्यास के भाग हैं, दिनचर्या का भाग है, अपने से छोटों के साथ जीने का भाग है, अपने से बड़ों के लाइफ को देख के, उनके कार्यक्रम को देख के प्रेरणा लेने की बात है। फिर ऐसे संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में अपना बॉडी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, और अपने संबंधों की पहचान है। इन सब की काफी क्लैरिटी मिली थी जब मैं अध्ययन के लिए मानव तीर्थ में गई थी। उसी के साथ साथ मैंने ये शेयर किया था कि जो भी क्योंकि अभी साइकोलॉजी मैं पिछले 1.5 साल से पढ़ रही हूँ, तो काफी वेस्टर्न साइकोलॉजी और मध्यस्थ दर्शन में क्या डिफरेंस है उस पर काफी ध्यान जाता है। तो एक तरह से जो वेस्टर्न साइकोलॉजी जो मैंने पहले भी रखा था कि एक कॉमन इंडिविजुअल जो है उसका साइकी किस तरह से होता है उस पर काफी चर्चा की। जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो मेनली उसका जो रिसर्च है वो एक बड़े स्केल में एक एक तो लेबोरेटरी बेस्ड ज्यादा रिसर्च होता है, जिसमें किसी एक व्यक्ति को किसी एक निश्चित परिस्थिति में, एक एक नियंत्रित परिस्थिति में रख के उसमें क्या आउटकम्स देखा जाता है, और वो एक जनरलाइज्ड ज्यादा लोगों पे रिसर्च करके क्या क्या आउटकम्स आते हैं, इस बेसिस पर ज्यादा रिसर्चेस हुए वेस्ट में। और जो भी रिसर्च के परिणाम है वो दो तरीके से दिखाई देते हैं। एक तो बड़े स्केल में जो रिसर्च हुआ है उसके जो परिणाम है उसको लिखा गया है, और दूसरा जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो काउंसलर्स हैं, उन्होंने अपने पेशेंट्स पे जो भी ऑब्जर्व किया उसको लिख, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। तो इसमें दो चीजों में ध्यान जाता है कि एक तो जिन व्यक्तियों की मानसिक रूप में कुछ कुछ तनाव है या कुछ भी साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस हैं, उसको लेके जनरलाइज पर्सपेक्टिव बनाया गया। दूसरा मेल साइकी को ज्यादा समझा गया, जिसमें मेल जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी उनकी लाइफ की चीजें हैं, उसको लेके एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव दिया गया और एक लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च हुआ। इन सभी चीजों को पढ़ के ध्यान जाता है कि ऐसे रिसर्च दो एक एक ह्यूमन बीइंग की एक परिस्थिति में क्या
इश्यूज होते हैं उसको समझने के लिए हेल्पफुल है। कुछ इश्यूज जो आजकल सोसाइटी में दिखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल है। ह्यूमन साइकी या ह्यूमन बायोलॉजी किस तरह से चलता है उसको भी समझने के लिए उपयोगी है। बट ह्यूमन बीइंग आगे अपने लाइफ में ग्रो कैसे करेगा या ह्यूमन बीइंग की दिशा कैसी होगी, वो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से कैसे जिएगा, इन सबको अगर हम सोचें तो इस तरीके में ही ऐसा लगता है, ये जो साइंटिफिक अप्रोच है इस तरीके में ही अपनी अपनी गैप्स नजर आते हैं। क्योंकि लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च से हम होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को कभी जान नहीं पाएंगे, ऐसा अपने में समझ आता है। सेकेंडली जो बाबा जी ने बोला भी कि जो इंडियन पर्सपेक्टिव है उसमें हम देखते हैं कि जो भी साइकी के लेवल पे बात हुई है तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स या जो कहते हैं कि इष्ट देवता, मतलब जिस तरह से हमारे जो देवी देवता हैं उनमें जो भी अच्छाइयां हैं, उनमें जो भी गुणात्मक है, वो जो भी उनमें मतलब जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक से हम अच्छा ले सकते हैं, ऐसी एक हम में भी, हमारे थॉट्स में भी और एक्शंस में भी उस गॉड का या वो सुपर नेचुरल एंटिटी का जो सार्थक भाग है वो आ सकता है। ऐसे एक परिप्रेक्ष्य में इंडियन साइकोलॉजी में या इंडियन साइकी में बात होती है। जितना मैंने पढ़ा कि इंडियन जो पर्सपेक्टिव है उसमें भी एक अलग तरीके से काउंसलिंग टेक्निक्स या कुछ प्रैक्टिसेस की भी बात करी गई है। बट उसमें ये नजर आता है कि ज्यादा वो भय और प्रलोभन आधारित है। उसमें भी जो भी जिसने भी मतलब जिनको भी एक तरह से संयम और साधना हुआ, उसके बाद का क्या कार्यक्रम होगा या उनका किस तरह का जीना होगा, उसके ऊपर बहुत डिटेल में लेखन नहीं है ऐसा समझ में आता है। या अगर लेखन है भी तो उस वो उतना एक्सेसिबल जनरली हम लोगों को तो नहीं हुआ है, तो उसकी समझ को और डेवलप करना और उसमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना कि किस तरह से, क्योंकि ये तो बाबा जी के कुछ रिकॉर्डिंग में भी सुनने को मिलता है कि काफी मेहनत से जो भी साधना प्रक्रिया को अपनाते हैं, जो भी संयम प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसमें कई काफी सारा एक तरह से अपनी शक्तियों का अंतर्नियोजन करके काफी एक सामान्य लाइफ स्टाइल को रख के बहुत मेहनत से वो उस तक पहुंचते हैं। तो उसको भी समझना हम लोगों के लिए उपयोगी है। उसी के साथ साथ ये जो प्रैक्टिसेस हैं जो इंडियन सोसाइटी में रह के हमारे व्यवहार, हमारे अभ्यासों को लेके जो भी गैप्स दिखते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ऐसा साइकोलॉजी को पढ़ते हुए 1.5 साल में मेरा एक निष्कर्ष बना। और ये भी बना कि जो एजुकेशन का कंटेंट है वो अगर पर्पसफुली देखा जाए तो यही सब एजुकेशन का कंटेंट बनना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने समाज शास्त्र पढ़ा, जो जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ते होंगे, जो भी अर्थशास्त्र पढ़ते होंगे, काफी ज्यादा डिटेल में जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसमें जो भी कमियां हैं, जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो तो बहुत अच्छे से होता है, पर उन कमियों की जगह, उन गैप्स की जगह क्या सही वस्तु एक स्टूडेंट को जाए जिससे वो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, एक एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव को समझ पाए और उस अनुसार वो अपने करियर को, मैरिज को, फैमिली को, अपने पूरे लक्ष्य को उस अनुसार ढाल पाए। ऐसा एक कंटेंट एजुकेशन में अभी तो मिसिंग लगता है। जो भी है वो बहुत फ्रेगमेंटेड भाग में अभी दिया गया है, ऐसा एक अपने में स्वीकृति बनती है।
तो इसी अनुसार इन सब बैकग्राउंड के साथ मध्यस्थ दर्शन को अप्रोच करने की मेरी स्वीकृति बनी, और इसमें एक ह्यूमन बीइंग को किस तरह से समझा गया, जिसे ह्यूमन बीइंग एक बॉडी और एक जीवन दोनों का एक सम्मिलित भाग में ह्यूमन बीइंग, तो अपने में आइडेंटिफाई करना कि कौन सी वो चीजें हैं जो शरीर आधारित, शरीर के मतलब प्राथमिकता से चलता है, फिर जीवन का अपने अंदर जीवन के भाग को समझना, फिर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, उसका एक पूरा बाबा जी ने जिस तरह से लिखा है उसको देख पाना। और मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा भाग जो मेरे लिए प्रेरणा का है कि जीवन रूप में बाबा जी ने एक तो अपने को किस तरह से अपने 122 आचरण को मानसिकता रूप में किस तरह से उसमें उन्होंने विश्लेषण किया, और उसके बाद भी मतलब अपने आप के पूरी फुल ग्रोथ के बाद भी, जीवन की पूरी समझ और अनुभव के बाद भी उन्होंने कितना सारा एफर्ट किया कि बाकी लोग, पूरा समाज इसको समझ पाए और इस अनुसार जी पाए, ये शिक्षा की वस्तु बने, एक रिसर्च की वस्तु बने। इस रूप में उन्होंने जो भी काम किया, ये मेरे लिए और हम सबके लिए एक प्रेरणा का बनता है, एक प्रेरणा का एक भाग बनता है। तो मैंने उसमें भी एक फुली जो मतलब पूरी तरह अनुभव संपन्न व्यक्ति है, वो किस तरह से समाज में, परिवार में, अपने अंदर अपने कर्तव्य दायित्व को वहन करते हुए किस रूप में जीता है, और किस तरह की बाकी लोगों की लाइफ में किस तरह से पूरक होता है, ये मेरे लिए, मैंने लास्ट में वो पूरा एक लिखा है। तो रिसर्च में जो वेस्टर्न रिसर्च है उसमें जो भी गैप्स नजर आते हैं, फिर जो इंडियन पर्सपेक्टिव है बाबा जी ने उसके बारे में जो बोला, हमारी अपनी कन्विक्शन की उसको हम पढ़ें, और उसके साथ साथ उनके जो भी समाज को देने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए जो भी उन्होंने एफर्ट्स किए, उसको बहुत गहराई से देखना, और उसके साथ हमारी प्रेरणा बनना कि हमें भी कुछ ऐसे करना है। तो ये सारा मैंने एक कंक्लूजन के रूप में इस लेख में लिखने का प्रयास किया है। तो इन सब से क्या है कि अपने अंदर जो प्रेरणा है, जो योगेश चाचा के सत्र में भी हम सुनते हैं कि लक्ष्य के अनुसार जीने की प्रेरणा बनना, परिवार में एक सभी सदस्यों के कार्यक्रम में एक सूत्रता होना, और ये शिक्षा की वस्तु बनना, इस रूप में हमारी प्रेरणा बनना। कंक्लूजन में ऐसा लगता है कि अध्ययन के बाद ये सारी चीजें एक्सेप्ट हुई, और इन सारी चीजों के साथ साथ अपना सेल्फ ग्रोथ तो बना ही है। मतलब सेल्फ ग्रोथ करने के लिए कुछ अलग से कुछ करना है ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इन सारे प्रैक्टिसेस में हम जितना अपने दिनचर्या में, अपने जीने में, अपने कार्यक्रमों में लक्ष्य और प्रयोजन को के अनुसार चल पाएंगे, उतना ही अपने अंदर ग्रोथ होगा, ऐसी भी एक्सेप्टेंस बनती है। तो इन सब चीजों को मैंने इस लेख में लिखने का प्रयास किया। तो यही अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान के साथ हमारा जीना और मतलब एग्जिस्टेंस के अनुरूप, हम एग्जिस्टेंस में एक इकाई हैं, और उसमें हमारी पूरकता उनको पहचानना और उस अनुसार जीना, प्रकृति के साथ भी पूरकता को पहचानना, अपने सह संबंधियों के साथ भी पूरकता को पहचानना, जो सभी अवस्थाएं हैं उनके साथ पूरकता को पहचानना, इन सब ये सारी चीजें इसका एक भाग बनती है, ऐसा लगा। तो इसमें आगे जो भी मैंने लिखा, जो बाबा जी ने मानसिकता की बात करी,
जो हमारी मानसिकता में होता है वही हमारे जीने का भाग बनता है। तो मानसिकता में पूरकता की पहचान होना, और हर ऑर्डर के साथ किस तरह से पूरकता है, तो हर ऑर्डर की क्या उनकी धर्म को पहचानना, उनके रियल एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को पहचानना और उस अनुसार जीने का एक भाग बनना, तो वो वाला एक जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें ये लिखने की कोशिश करी। और फिर आगे मैंने थोड़ा सा इसमें ये लिखा है कि नियम, नियंत्रण और संतुलन की पहचान। तो योगेश चाचा से के साथ मेनली डिस्कशन करते हुए नियम, नियंत्रण और संतुलन का स्वयं में पहचान होना और अपने अंदर उसका विस्तार देख पाना। जैसे जो साइंस है, वेस्टर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें बहुत सारा जो नियम है वो मानव आधारित नियम है, और एक अहंकार रूप में मानव, मतलब एक फंक्शनिंग रहता है, ऐसा देखने को मिलता है। चाहे हमारे जो भी हम लोग जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स देख लें, हमारा जीना देख लें, उन एक्सपेरिमेंट्स को हम किस तरह से यूज करते हैं, जो भी हमने नियम मानव ने खोजे उसको किस तरह से यूज करते हैं, इन सबको देखा जाए तो अगर हमने सार्थकता को पहचाना भी तो उसका इस्तेमाल जो किया, मतलब हमने जो धरती के नियमों को पहचाना उसका इस्तेमाल भी किया, क्योंकि हमारे में एक एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो नहीं था, उसके वजह से हमने उसका उपयोग भी मतलब सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया, उस समझ का भी दुरुपयोग किया। पर अगर हम पूरे मानव के रूप में अपने आप को पहचाने, एग्जिस्टेंस में एक अवस्था के रूप में अपने आप को पहचाने, बाकी अवस्थाओं के साथ अपनी पूरकता को पहचाने और उस अनुसार जीने की हम में प्रेरणा बने, बाबा जी की लाइफ को देखते हुए जीने की प्रेरणा बने, तो जो भी नियम, नियंत्रण और संतुलन के रूप में हम पहचानते हैं उसको एक पर्पसफुल लिविंग के तरफ हम ये सारी समझ को यूटिलाइज कर पाएंगे, ऐसा लगता है। तो इसमें मैंने काफी एक उदाहरण देते हुए किस तरह से हम नियम देखते हैं, बीज से वृक्ष, वृक्ष से जो भी मतलब हमें जो भी रिसोर्सेस मिलते हैं, और फिर वो रिसोर्सेस किस तरह से आवर्तनशीलता के रूप में दिखाई देती हैं। तो पूरे उस फ्रेम में इस नैरेटिव को मैंने, इस पर्सपेक्टिव को लिखने का कोशिश किया है। इसको मैं पूरे डिटेल में पढ़ के सुनाना तो थोड़ा मुश्किल है, बट इन सारे चीजों को, इन सारे तर्कों को मैंने अपने इस राइटअप में लिखने का प्रयास किया है। तो इसका यही एक क्रम अगर मैं फिर से दोहराऊं तो मानव के रूप में अपने आप की पहचान, मानव का जो भी किस तरह से शरीर और जीवन के रूप में अपनी पहचान, एक पूरा फुल्ली डेवलप्ड कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, एक उसका एक हमारे पास प्रस्ताव है, उनके लिखे हुए लेख हैं, उनके लाइफ से प्रेरणा, उनके लेखन से प्रेरणा, उसके अनुसार अपने अंदर एक कार्यक्रम की स्पष्टता होना, अपने लक्ष्य की स्पष्टता होना, उसके अनुसार अपने अंदर हम कैसे पूरक हैं, बाकी सगे संबंधियों के लिए कैसे पूरक हैं, और मानव और प्रकृति के बीच में जो पूरकता हो उसको आइडेंटिफाई करना, और इस नियम, नियंत्रण और संतुलन के अनुसार अपने जीने की स्पष्टता होना, इन सबको मैंने अपने जो कंटेंट है उसमें लिखा है। इसमें कंक्लूजन नोट में मैं और एक चीज शेयर करना चाहती थी कि किस तरह से कंक्लूजन नोट लिखा जाए, मैंने थोड़ा इस पर भी सोचा। तो ऐसा लगा कि कंक्लूजन नोट को लिखने के लिए आप सभी, मतलब एक इनपुट के रूप में इसको आप और भी डेवलप कर सकते हैं, इसमें और सुधार किया ही जा सकता है।
तो मैंने इस तरह से लिखा कि पहले अपना एक पर्सनल बैकग्राउंड दिया, अपना कल्चरल बैकग्राउंड, अपना सोशल बैकग्राउंड, एक फैमिली में हम जीते हैं उसका बैकग्राउंड, हमारे पेरेंट्स का बैकग्राउंड, उनका क्या लाइफ का ओरिएंटेशन था, उसकी हमारे में कुछ तो समझ बनती है, उसका एक बैकग्राउंड, और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये सब रूप में, मतलब इन सब के सम्मिलित रूप में हमारी कुछ मान्यताएं, हमारे कुछ प्रवृत्तियां हम में आती हैं, ऐसा लगता है। तो इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना, इसका लेखन करना। अपने युवा अवस्था में मेरी क्या सर्च थी, मैंने इसको लिखा। तो जैसे एक रोल मॉडल की सर्च रहती है, तो अपने मतलब एक कपल्स के रूप में, परिवार के रूप में रोल मॉडल, करियर में या जो भी हम जिनको श्रेष्ठ मानते हैं या हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं, वो अपने कार्य व्यवहार में, अपने करियर में, अपने लाइफ को जीने के लिए क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं। फिर एक युवा को क्या चाहिए होता है कि फैमिली, मैरिज, करियर, एजुकेशन को लेके जो भी उसको क्वेश्चंस है उसमें क्लैरिटी चाहिए होती है। लाइफ के मीनिंग और पर्पस इन जनरल क्या है उसको समझने की एक क्लैरिटी चाहिए होती है। एंड हमारी आइडेंटिटी का बेसिस क्या होता है, अभी काफी जो यूथ है उसमें मतलब ज्यादा डिस्कशन होता है कि जेंडर को हमने बहुत आइडेंटिटी का एक बेस बना रखा है, जिसमें फेमिनिटी, मैस्कुलिनिटी, फिर LGBTQ, ये सब जो है ये बहुत जेंडर बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी को पहचानने का भाग। जबकि जो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव के रूप में अपनी आइडेंटिटी को पहचानना। तो अभी हमारे जो जो समाज में देखेंगे तो आइडेंटिटी का भाग कास्ट, क्लास, जेंडर, ये सब बना है। जबकि बाबा जी इससे कुछ डिफरेंट बोल रहे हैं, इसको पहचानना। फिर फैमिली को लेके क्या क्वेश्चंस थे, जैसे हमारा फैमिली हमारे लाइफ में, एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में फैमिली का क्या रोल है, हमारे पर्सनालिटी का कितना रिफ्लेक्शन हमारे फैमिली पे बेस्ड है, और हम अपने फैमिली में किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करें। जैसे ये जो यूथ है उसको, उनको बहुत सुनने को मिलता है कि जनरेशन गैप, थॉट्स में क्लैशेस, लाइफ गोल में क्लैशेस। इन सारे संदर्भों में हम अपने परिवार से कैसे एक्सप्रेस करें, उनके साथ कैसे संवाद कर सके, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं यूथ के। फिर मतलब आजकल के परिवारों में इतना डिस्टरबेंस आखिर क्यों है, इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस मेरे तो रहे, और मुझे लगता है युवाओं में भी ऐसे क्वेश्चंस काफी रहते हैं। ऐसे ही करियर को लेके कुछ क्वेश्चंस, जैसे करियर सिर्फ इनकम का सोर्स है कि ग्रोथ का भी सोर्स है, कुछ पर्पस का भी सोर्स है। अपने करियर में मतलब अपने स्किल्स और नॉलेज को दोनों को एनहांस करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे मैं बैलेंस करूं मेरे फैमिली का जो एक्सपेक्टेशंस है और जो मेरा अपना पर्सनल कॉलिंग है, इन दोनों के बीच में किस तरह से बैलेंस करें। फिर एक बीइंग अ फीमेल जो शादी के लिए भी, विवाह के लिए भी इच्छुक है, बच्चों के लिए भी इच्छुक है, तो कितना प्रायोरिटी हमें करियर को देना चाहिए, या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस को उत्तरित हम अगर कर पाए अपने कंक्लूजन नोट में, तो वो एक डिस्कशन का, युवाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते हैं। और मैरिज को लेके भी क्या, शादी को, विवाह को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह के टॉपिक्स के साथ में बात करनी चाहिए प्रोस्पेक्टिव मैचेस में, किस ऑन व्हाट बेसिस शुड आई चूज अ सूटेबल मैच। और शादी के बाद भी अगर अलग अलग सिचुएशंस होते हैं तो उसको टैकल करने के लिए किस तरह की चर्चा कर सकते हैं। फिर कितना सेरेमनी का क्या इम्पोर्टेंस है एक मैरिज में, ये सारी चीजों को हम कंक्लूजन नोट में या अपने अंदर सोच सकते हैं। फिर ऐसे ही एजुकेशन को लेके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। मेरी प्रस्तुति काफी आज लंबी जा रही है,
तो मेरे को लगता है यहाँ पे रोकती हूँ। इसमें कुछ और चीजें हैं जो जोड़ी है मैंने, जैसे फर्स्ट और सेकंड परिचय शिविर से क्या मिला, फिर अध्ययन से अ, अध्ययन मानव तीर्थ में अध्ययन से क्या क्या चीजों पर ध्यान गया, फिर अध्ययन का फ्लो कैसा रहा मानव तीर्थ में, अध्ययन के बाद क्या सोचा, और ये कुछ पॉइंट्स योगेश आचार्य ने ऐड करवाए थे। तो मुझे लगता है मुझे रोकना चाहिए अभी, बहुत लंबा मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। और आगे प्रमिला मासी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे के जो भी डिस्कशन है उसको किस तरह से करना है, उसके लिए आप कोऑर्डिनेट करें। जी बेटा, मुझे लगता है कि आप टाइम ले सकते हैं, और जो योगेश भैया जी ने जो इनपुट्स दिए वो भी हमारे साथ शेयर करें, तो ठीक वो है, हमारे लिए यूजफुल रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक एंड है, टाइम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकती हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है। तो एज अ यूथ, मैंने जो अभी जितना बोला उसको एक शॉर्ट में रखूं, तो एज अ यूथ फैमिली का एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक क्वेश्चंस रहे, जिसको अपने कंक्लूजन नोट में उत्तरित करना, या जो भी क्लैरिटी बनी उसको उत्तरित करना है, यूजफुल रहेगा। करियर को लेके जो स्पष्टता हुई उसको, मैरिज को लेके, फिर एजुकेशन को लेके मतलब किस तरह की पढ़ाई या किस तरह का एजुकेशन हमें मिल पाया, उसमें ओरिएंटेशन क्या था। जैसे आजकल जितना भी देखने को मिलता है कि बहुत जो ओरिएंटेशन है वो कंपटीशन ही है, जिसके वजह से एजुकेशन बहुत एंजॉयबल नहीं लगता, मतलब मजा नहीं आता पढ़ने में। और जॉब, मतलब एजुकेशन काफी जॉब ओरिएंटेड है। जो भी हम डिसीजंस लेते हैं 10th के बाद, जो हमारे हाथ में रहता है कि हमें क्या पढ़ना है, उसका ज्यादा ओरिएंटेशन डिसीजन का जॉब या मनी कितना अर्न कर पाएंगे, कितना लिविंग रह पाएगा, उसी के आधार पे होता है। जो भी आर्ट या हमारे स्किल्स हैं वो थोड़ा सा मतलब लोअर लाइट में देखा जाता है, थियोरिटिकल नॉलेज या फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग या उन सब चीजों को। तो इसका क्या बैलेंस होना चाहिए एजुकेशन में, उसको एक युवा को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर जो फर्स्ट एंड सेकंड परिचय शिविर है, मेरा फर्स्ट परिचय शिविर मैंने कम ये शेयर किया है, बट मेरा एमसीवी के इंदौर में फर्स्ट परिचय शिविर हुआ था जब मैं अपने फर्स्ट जॉब के उसमें थी। और मुझे ऐसा ही उसमें लगा था कि काफी जो वेल टू डू, फाइनेंशियली वेल टू डू पीपल हैव कम टुगेदर, और वो कुछ कर रहे हैं। मतलब मैं काफी सिंसियरिटी, काफी विलिंगनेस, या मैं खुद भी उस डिस्कशन को बहुत फ्लो से मैं बहुत समझ पाई, ऐसा नहीं है। और वो ज्यादातर इसीलिए था कि मेरे अंदर ही ओपननेस नहीं था। ऐसे शिविर बहुत अच्छा नहीं था ऐसा नहीं बोलूंगी, मेरे अंदर ही मैं किसी दबाव पूर्वक गई थी, ऐसा लगा। तो मैं हमेशा मतलब एक शक की नजर से ही मैंने पूरे कार्यक्रम को देखा। सेकंड परिचय शिविर में क्योंकि मैं खुद अपने अंदर कुछ क्वेश्चन से डील कर रही थी, जो कि रिलेशनशिप्स को लेके था, कुछ करियर को लेके था, तो मैं ज्यादा ओपननेस के साथ गई। और मुझे लगता है कि मैं ओपननेस के साथ गई तो काफी चीजें क्लियर होने लगी। और साथ साथ मतलब ये भी लगा कि अध्ययन के लिए मेरा सेकंड परिचय शिविर में इंटरेस्ट बनने लगा था। जो मैंने सीखा या समझा शिविरों में, ये था कि मतलब काफी ज्यादा सोसाइटी को लेकर और अपने जीने को लेके डिस्कशन हुए। तो मतलब ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, किस किस इशू में डिस्कशन हुआ, लाइफ के पर्पस को लेके, गोल्स को लेके, ह्यूमन बीइंग और नेचर का जो इम्बैलेंस, मतलब नेचर में जो इम्बैलेंस दिखता है उसका, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसको लेके जो डिस्कशन हुआ।
ज्यादा एजुकेटेड लोग ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं, ऐसे एक तर्क मुझे मतलब स्वीकार हुआ। जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हमारे पास वस्तु रिसोर्सेज ज्यादा आ रहे हैं पर कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है, ये तर्क भी मुझे स्वीकार हुआ। मतलब हम पूरे ह्यूमन बीइंग को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, ये काफी मतलब एक मूल बात है जो मुझे एक्सेप्ट हुई। और यही टेक अवेज था कि ह्यूमन लाइफ को लाइफ के पर्पस को समझने की जरूरत है। अपने आप में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहने की जरूरत है, फैमिली में रिलेशनशिप्स को ज्यादा बेहतर समझने की जरूरत है, वैल्यूज को, अपने अंदर क्या वैल्यूज हैं या क्या होने चाहिए उसको समझने की जरूरत है, और इसका बिहेवियर में क्या रिफ्लेक्शन है इसको समझने की जरूरत है, सोशल ऑर्डर को समझने की जरूरत है। और काफी बाबा जी के लाइफ को लेके प्रेरणा हम में बनी रहे और उस अनुसार हम कुछ कर पाए, ये इस प्रेरणा के साथ चलने की जरूरत है। ये सारी चीजें मेरी टेक अवे के रूप में रही पहले शिविर से। फिर मानव तीर्थ में जो अध्ययन हुआ, जैसे मैंने डिस्कस पहले ही किया, मैंने काफी चर्चा करी वहां पे। अंकित भैया थे, स्वाति दीदी थी, विभा, विनायक भैया, साधन चाचा, मृदु दीदी, निविता दीदी, ये जो भी लोग थे, इन लोगों से मैंने हेल्थ के बारे में, मैरिज के बारे में, करियर के बारे में ऐसी बहुत चर्चाएं करी। जो फॉर्मल अध्ययन है उसके अलावा एक यूथ को ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है, वो मिला। साथ ही जो डिस्कशन हुआ वहां पे, संस्कृति, सभ्यता, ब्रेन, जीवन, शिक्षा का मानवीयकरण, इन चीजों से इन चीजों पे काफी ध्यान गया। मतलब और किचन में, मतलब एक ऐसी व्यवस्था में किचन में काम करते हुए मैंने अपनी मान्यता को, अपने हैबिट्स को, अपने बिहेवियर में मेरे अंदर क्या ऊपर नीचे हो रहा है इसको मैंने काफी ज्यादा मतलब ये मेरे अंदर ध्यान गया। और काफी टीम वर्क, लीडरशिप, और जो भी हम टास्क साथ में लेते हैं उसको समझ, मतलब उससे काफी ग्रोथ हुई ऐसा लगा। एक परिवार व्यवस्था में जीने को लेके जो मैंने पहले भी रख दिया, मैं काफी रिपीट ज्यादा नहीं करूंगी, पर इसमें जो हाईलाइट जो पॉइंट्स हैं कि हर उम्र के लोगों के साथ जीने का कैसा एक पूरकता बनी रहे, उस पर बहुत ध्यान गया। अपने एथिकल एंड मॉरल जो भी उसके रिलेटेड अपने इश्यूज हैं उसके अंदर भी बहुत ध्यान गया। सभी की बात को सुन पाना, मतलब चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, एक सुन पाने की अपने अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ना, अपने बिहेवियर को लेके फीडबैक ले पाना और दूसरों को भी फीडबैक दे पाना, और महिला पुरुष में समानता के क्या बिंदु होंगे, उसके रूप में जो भी अपनी मान्यताएं हैं ये उसको जांच पाना। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर मेरे अंदर गठाने हैं तो इस चीज को लेके है, तो उसको देख पाई मैं काफी। और अभी भी वो प्रयास, मतलब इसमें काफी गलतियां भी होती हैं पर ध्यान भी जाता है, ऐसा लगता है। मानव तीर्थ से आके जो योगेश चाचा ने बोला कि इसमें मेरे को अपनी लेख को और ज्यादा इस चीज में डेवलप करना चाहिए कि मानव तीर्थ के बाद अपनी स्टेट ऑफ माइंड कैसे रही, उसमें किस तरह के वैल्यू फॉर्मेशंस एंड गोल्स किस तरह से अपने लिए सेट किए, रियलिटी को समझने के लिए, रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट करने के लिए कैसे डायरेक्शन मिला, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, किस किस किन लोगों का उसमें योगदान रहा, एजुकेशन को लेके अभी के क्या कंक्लूजन्स हैं इसको लिख पाना, और अभी के मतलब इश्यूज क्या हैं वो किस तरह से शेड्यूल हुआ, अपने आगे की 5 ईयर का प्लान, मतलब इसमें जागृति अपने गोल रखते हुए क्या प्लान होना चाहिए इसको मैं थोड़ा सोच पाऊं,
इन सब चीजों को योगेश चाचा ने इनपुट के रूप में रखा। मेरे को इतना लंबा व्यक्त होने की का अभ्यास नहीं है, आज मैं 45 मिनट्स बोली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मैं आपने रुकती बहुत हिम्मत की। नहीं। 45 मिनट्स तक आपने अपने कंक्लूजन नोट को के जी महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा, जी। और ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल डॉक्यूमेंट है। हम इससे गाइडेंस लेकर हमको भी नेक्स्ट टाइम अपने कंक्लूजन नोट्स को शेयर करना है। तो अभी आपने जो योगेश भैया ने जो लास्ट के कुछ एक पॉइंट्स बताए, ऐड करवाए थे, वो एक बार आप रिपीट कर देंगे? हाँ, मैं कर देती हूँ। मेनली उन्होंने बोला वैल्यू फॉर्मेशन एंड गोल सेटिंग के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग बनी, इसके ऊपर थोड़ा सोचने के लिए। अंडरस्टैंडिंग रियलिटी एंड एक्सेप्टिंग रिलेशंस, ये रियलिटी को समझने में और रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट करने के लिए किसने एक डायरेक्शन दिया, कैसे उसके लिए प्रेरणा, कैसे जो भी प्रेरणा बनी वो कहाँ से कैसे बनी, उसके लिए जो भी सपोर्ट मिला उसको लिखने के लिए बोला। फिर आज के स्थिति में एजुकेशन को लेके क्या कंक्लूजन्स बने हैं, अभी जैसे पिछले 1.5 साल में काफी शिक्षा हायर एजुकेशन पे काम किया, तो उसको लेके क्या कंक्लूजन्स बने वो। और जागृति गोल, हमारे लाइफ का गोल जागृति को देखते हुए हमारे 5 साल का आगे का क्या प्लान है मेरा, उसको लिखने के लिए, उसको डिटेल करने के लिए बोला। एक फुल ग्रोथ के लिए 5 साल में क्या करोगे, ये सारी चीजें उन्होंने रखा। क्या क्लियर है अभी? जी क्लियर है बेटा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हम्म। ये ये कंटेंट नोट हमारे लिए बहुत एनलाइटनिंग है, और नेक्स्ट सेशन में जो आपने जो मेहनत की है उसका रिफ्लेक्शन हम आपको औरों के कंक्लूजन नोट को सुनने, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जो 3 सेशंस से जो आपने मेहनत की है, हम्म। मेहनत तो पहले बहुत पहले से की है, इसको लिखा है आपने, लेकिन प्रेजेंट करने में जो भी आपने एफर्ट किया है उसको हमारे सामने विधिवत प्रस्तुत किया है, एक एक पॉइंट को एलेबरेट किया है आपने, तो उससे हमको बहुत मतलब क्लैरिटी मिली है, और हम भी लिख पाएंगे ऐसा हमें विश्वास बना है। और राइट। हमने भी वो जर्नी स्टार्ट कर दी है, हम्म। लिखना स्टार्ट कर दिया है, और हम्म। जल्दी ही आपको हमसे भी ये सब देखने सुनने को मिलेगा। जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। हम्म। जी। जी, मंगेश भैया, अखिलेश भैया एंड संदीप भैया, अभी जो बचे समय में हम इसी कंक्लूजन नोट पर अपने फीडबैक्स को ही रख लेते हैं, और इससे हम मिली जो प्रेरणा हमको मिली है उसको ही रख लेते हैं अभी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले रखूं? जी। तो आ, हमारे सारे शब्द आपने चुरा लिए जो प्रस्तुति के बारे में मैं कहने वाला था, तो मैं दोहरा ही सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रेरणादायक और हमारे लिए गाइडलाइन के रूप में ये प्रस्तुति थी, और जो डॉक्यूमेंट बना है वो आने वाले सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जब मैं सुन रहा था तो सच में मैं उस उम्र में चला गया जहाँ से मेरी मानसिकता का निर्माण हुआ, और क्या क्या चीजें उसमें इनपुट के रूप में मेरे में आई, इसको इतनी बारीकी से मैंने कभी बैठ करके सोचा नहीं। इस प्रस्तुति के दौरान कुछ कुछ घटनाएं, कुछ चित्र, कुछ लोग ऐसे अचानक से झलकियों के रूप में आते रहे, और जो हमारी लाइफ के लिए कंक्लूजन के हिस्सा बनते चले गए। तो सबको समेट करके अक्षरबद्ध करना और फिर प्रस्तुत करना, ये एक मेरे लिए अभी भी चैलेंजिंग काम लग रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसी प्रेरणाएं मिलेंगी एक दो और, तो मैं शायद इसे
आंशिकता में ही कर पाऊंगा, पूरी तरह पैक करना, क्योंकि इमोशनल पार्ट काफी वो जो है आंदोलित करते रहता है ऐसी चीजों को सोचते हुए। इतना अभी का एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत धन्यवाद मौका अवसर देने। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसा कि आपने कहा कि चैलेंजिंग रहेगा, तो एक इसमें हम ये देख सकते हैं कि लास्ट के जो 4-5 पॉइंट्स जो बेटा जी ने शेयर किए कि हमको प्रेरणा और सपोर्ट कहाँ से मिला, और ये जो अंडरस्टैंड ये रियलिटी को समझने में हमको किससे मदद मिली, हमारे अंदर क्या वैल्यू फॉर्मेशन हुई, क्या गोल सेटिंग हुई, और हम अपने जागृति को एज अ गोल सेट कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर हम इन माइलस्टोन्स को रख के अपने कॉन्सेप्ट नोट को लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये इजियर होगा। तो क्या, जैसा कि मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जैसे हम अभी जहां पर बात ओवर हुई है, अगर हम वहां से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमारी मेमोरीज फ्रेश होती हैं, तो वहां से कनेक्ट करके फिर हम फ्लैशबैक में जाएं। और अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत बिगिनिंग से पिक करें तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी हम जहां पर हैं, क्योंकि वहां पर हमारी जो स्मृतियां हैं वो अभी फ्रेश हैं, और वहां से हम स्टार्ट करके हम फ्लैशबैक में जाकर चीजों को कनेक्ट, जो कनेक्शंस को जोड़ सकते हैं और वो रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एक प्रक्रिया मुझे ऐसी लगती है कि ऐसा करने से हम अपने कॉन्सेप्ट नोट को वेल इन टाइम पूरा कर पाएंगे। तो ऐसा मुझे लगता है। जी। धन्यवाद दीदी। जी मंगेश भैया, अखिलेश भैया, अजय जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। मंगेश सर। नमस्ते, मेरी हाँ। आवाज आ रही है? जी भैया एकदम क्लियर। एकदम क्लियर है ना? तो सारी प्रस्तुति सुनने के बाद एक अच्छा कॉन्फिडेंस हुआ आरती बेटा कि किस हिसाब से लिखा जाए और कैसे उसको सिस्टेमेटिकली हम प्रेजेंट करें ताकि हम अपने आप में जैसे जैसे लिखे वैसे क्लियर होते जाए कि सच में ऐसा है कि नहीं है। तो नोट करने के बाद क्या डिफरेंस आता है और सिर्फ सोचने के बाद क्या डिफरेंस आता है, इसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुआ आपके प्रेजेंटेशन में। और सुनने का भी जो पेशेंस की आप बात कर रहे थे वो भी हम 45 मिनट या उससे भी ज्यादा सुन सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ गया सबका। मुझे सिर्फ एक बात जाननी थी ये कॉन्सेप्ट नोट में कि ओवरऑल जो भी आपका इतना जर्नी रहा तो उसमें कुछ एश्योरेंस जैसा कुछ आपको नजर में आया क्या कि अगर मैं ये बात फॉलो करती हूँ, इस लक्ष्य को पहचानती हूँ तो मुझे क्या क्या एश्योरेंस मिलेगा? तो ये मुझे थोड़ा सा जानने की उत्सुकता थी। हाँ। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है बात करने के लिए अभी तो आप रख सकते हैं, क्योंकि एक एश्योरेंस हमें चाहिए होता है जो भी हम काम करते हैं उसका एक फलन आए। और मैं हम्म। अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ तो किन किन मुद्दों में मैं ये सेग्रीगेट करूँ। जैसे एक विश्वास की बात हुई तो क्या मेरे अंदर विश्वास आएगा, एक स्किल की बात करूँ तो क्या मैं ऐसा स्किल डेवलप कर पाऊंगा, एक सर्वाइवल की आइडेंटिटी रहती है यूथ में कि हम्म। क्या मैं इतने सारे जो भी आबादी है इसमें आपको सरवाइव करूंगा, फिर मेरे सपने किस दिशा में है, क्या वो महत्वाकांक्षी है, रियलिस्टिक है। ये सब चीजों का एक डिफरेंशिएशन हो पाया क्या और उससे कुछ आप में चेंज आपको महसूस हुआ क्या? बहुत ये धन्यवाद बेटा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है मुझे सोचने के लिए। एकदम से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे भी हैं, क्या अश्योरेंस विद्या के परिचय से अपने अंदर आया। काफी कुछ, मतलब जितना आता है उतना व्यक्त होना मतलब नहीं हो पाता, मुझे ऐसा भी लगता है। और मुझे लगता है कि मेरा बेस की ये सही बात है। वो मेनली जो लोग इसमें इस पर काम कर रहे हैं, जिनसे गाइडेंस मिला है और जिस तरह का गाइडेंस मिला है, और मैंने उसको जैसा मुझे मार्गदर्शन मिला उस पर मैं चल चल दिया। और वो मेरे अंदर मेरे ग्रोथ के लिए एक अच्छा ही था। तो मतलब मेरा बेस ऑफ ये आश्वस्ति या जो भी बोलो, वो लोग ही रहे हैं जो इसको कई सालों से कर रहे हैं। और उनके लाइफ को देखते हुए, उनके परिवारों को देखते हुए, उनके संबंध में मतलब किस तरह से जी रहे हैं उसको देखते हुए, और एक बड़ा पर्सपेक्टिव, एक पर्पस को देखते हुए काफी मतलब स्पष्टता बनती, स्पष्टता नहीं
बट ऐसा लगता है कि ये पाथ ठीक है। तो इस तरह का अभी मैं बहुत लूज एंडेड तरीके से इसको बोल रही हूँ, बट मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट जिस पर लिखा जाना चाहिए। योगेश चाचा ने जो पॉइंट्स बोले उसमें आई थिंक मैं ये भी जोड़ के आगे इसको डेवलप करूँ। बहुत अच्छा बेटा, बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ जी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड रिसर्च। तो मतलब पूरी एक ह्यूमन बीइंग की जर्नी है इसमें। तो ये बिल्कुल एक लाइव रिसर्च है और बहुत ही उत्साहजनक, बहुत ही प्रेरणादायी। हम हमारे अभ्यास एक दूसरे के लिए, हमारे एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के लिए होने वाले हैं, ऐसा इन गोष्ठियों में हमको स्पष्ट हो रहा है। जी, अखिलेश भैया एंड अजय जी, जी आप भी जी, अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार। नमस्कार भैया। सारा सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि इतना अच्छा लिख कैसे लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी योजना में चल रहा है। तो वाकई बहुत अच्छा लगा। और मेरे अंदर लिखने का जो फ्रेम बना हुआ था वो ये था कि मैं पूरे का पूरा एक साथ लिखना चाहता था। लेकिन जब मैंने आपके पॉइंट्स देखे और सब हेडिंग्स आपने मेंशन कर रखी है कि अंडर दिस 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 हेडिंग्स हम अपनी बातों को रख सकते हैं, तो उससे एक बहुत बढ़िया आइडिया मिला कि हाँ इस तरह से भी सोचा जा सकता है और पूरे कंटेंट को एक बढ़िया फ्रेम के साथ रखा जा सकता है। तो दिमाग में है कि क्या लिखना है, पर अभी लिखना स्टार्ट नहीं हुआ और आप लिख लेते हो और शेयर भी कर लेते हो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत प्रेरणादायक बात है। तो मैं यही पूछने वाला था कि इतना अच्छा लिख कैसे लेते हो थैंक यू। अच्छा खराब तो नहीं पता, पर ना जब मैं लिखती हूँ, एक हमारा अभ्यास रहता है जब हम लिखने जाते हैं तो हम अगर बहुत उसको बार बार पढ़ते रहें और उसको सोचते नहीं ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती, मैं बस फ्लो में लिखती जाती हूँ। उसके ठीक। बाद उसको पढ़ के सोचती हूँ कि उसमें क्या करेक्शन है। फर्स्ट ड्राफ्ट खुद को ही ना समझ आए ऐसा भी होता है, पर वो लिख। यही सीक्रेट है इसका। वेरी वेरी गुड। बहुत आसान हो गया इससे, बस लिखते बहुत जाओ। बढ़िया। नहीं, ये भी प्रेरणादायक है, ये हमें मोटिवेशन देगा लिखने के लिए। ठीक है, थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है कि योगेश चाचा की बात से ये भी, वो जो खुद के लिए भी क्रिटिकल नहीं होना और दूसरे के लिए भी बहुत क्रिटिकल नहीं होना, इस तरीके से लिखना कि हमें क्या मिला, क्या क्या मिल गया है, उसको लिखना और उस पर ध्यान देना, वो एक अच्छा पॉइंट है मुझे लगता है। ये और भी एक एनरिचिंग पॉइंट हमको मिल गया कि खुद को भी क्रिटिसाइज नहीं करना और सामने वाले को भी नहीं करना। ये राइट। और एक एनरिचिंग पॉइंट। बहुत ही अच्छा। जी, अजय जी आप भी अपनी बात रखिए। जी, सभी को हरिहर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सभी को हरिहर। जी चाचा, आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही सबसे पहले तो मैं मेरी दर्शन के प्रति निष्ठा और बढ़ी है। आ, जैसे आरती बेटा जी अपने आप को व्यक्त कर रहे थे तो उसको देख करके लगा कि बाबा जी ने जो कहा है कि बालक जन्म से सत्यवक्ता, न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने वाला, जिज्ञासु। तो आरती बेटा जी की प्रस्तुति में मुझे वो सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से दिखाई थी। वो अपने आप को बिल्कुल प्योरिटी के साथ में रखने का उनका प्रयास, उनका चीजों को देख करके उसको आकलन करने का एक एंगल, और उसमें संबंधों के तरफ उनका ध्यान, इन सब चीजों को देख करके लगता है कि कितनी प्योरिटी से आपने जो व्यक्त किया, उसमें उसमें मतलब कुछ मिक्स नहीं दिखाई दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो नॉर्मली हम लोग जब इस तरीके का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसमें बहुत सारा भौतिकवाद और बहुत सारा चीजों को उसके अंदर मिक्स करते हैं। तो एक तो मेरे को ये सबसे अच्छा लगा आपका।
दूसरा, मुझे आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अपने आप को जस्ट बस लिखते चलो। तो लेखन की प्रक्रिया का सबसे पहला भाग यही है कि अपने आप को व्यक्त करना है तो पेपर पे डालना है, और उसमें उसका जो दोबारा से जो रीडिंग रहेगा उसमें से फिर शोधात्मक चीजें निकलेंगी कि इसमें ये कंटेंट मुझे लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, या ये कंटेंट और डालना चाहिए। तो मुझे ये चीज एक तो देख करके काफी अच्छा लगा। कंटेंट की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आरती बेटा जी का किया हुआ श्रम उसमें दिखाई देता है, लेकिन साथ में जो उनकी प्योरिटी दिखाई दी कि वो उन्होंने जिस तरीके से अपनी शरीर यात्रा को लेकर के यहाँ तक बने रहने तक, अपनी कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन से लेकर के मानव तीर्थ, साधन भैया, फिर संस्थान में रहने वाले लोग, है ना, अंकित भाई, स्वाति बहन, है ना, उन सबको आपने जो कंक्लूड किया, उनको देखा, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। तो इससे एक चीज जो योगेश भैया अक्सर बोलते हैं कि व्यवहार ना छूटे, है ना। तो कृतज्ञता को मैं देख पाता हूं तो उसमें किए हुए व्यवहार को मैं कनेक्ट कर पाता हूं कि देखिए, एक प्रस्तुति के अंदर ये सबसे बड़ा भाग है। हम याद रखते हैं कि हमारी जागृति में, हमारी समझ में किन किन लोगों ने हमारा योगदान किया, और उसमें भी कुछ लोग रह जाते हैं, तो उसको सम्मिलित करके कि जिन्होंने भी मेरा इसमें योगदान किया। तो मुझे कुछ कुछ चीजें उस तरीके से बहुत अच्छी लगी, बहुत छुई। कंटेंट राइटिंग अपनी जगह एक बड़ी चीज है ही, उसको आप लोग स्किल बेस्ड तरीके से कर ही सकते हैं, लेकिन उसका जो जो एब्स्ट्रैक्ट मीन आता है, जो 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 भाव मुझ तक पहुंचता है ना, ये है कि जिस चीज को हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो सामने वाले को कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सामने वाले को कनेक्ट होता है तो उसके साथ में, जैसे संदीप भैया ने एक चीज को बोला कि वो बहुत सारे पलों में ऐसा लगा कि उसके साथ में तैर करके बहुत सारे अपने पुराने चित्रणों में चले गए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक यात्रा तय कर रहे हैं, एक पूरा फिल्मांकन हो रहा है। तो ये जो फिल्मांकन है ना, ये जो प्रस्तुति है, सहज प्रस्तुति, ये छूती है। इसमें भाव शामिल है, इसमें व्यवहार शामिल है। तो इससे सामने वाला हमारी यात्रा के साथ साथ अपनी यात्रा कर रहा होता। तो मैं तो आपको बधाई दूंगा, है ना। मेरे को तो आपकी प्रस्तुति में ऐसी चीजें देखने को मिली, तो आपको बहुत 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 बधाई। और मैं सभी को बधाइयाँ दूंगा कि सब लोगों ने पेशेंसली इस चीज को देखा भी, इसको समझा और बहुत सराहाया भी, है ना। तो मेरा अपना दृष्टिकोण है, मैंने जिस तरीके से देखा मुझे अच्छा लगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर। धन्यवाद श्रीमान जी। जी, और मैं भी अपना कहना चाहूंगी। तो जैसा आरती बेटा जी ने अपने कंक्लूजन नोट को पढ़ा है, तो मेरा तो बहुत मन है कि उनके नोट को मैं रीड आउट करूं किन्हीं सेशंस में। मेरा इस चीज का बहुत मन है। अगर आप सब लोग चाहेंगे तो किन्हीं सेशंस में, मे बी नेक्स्ट सेशन में ही इसको रीड किया जाए। एक फ्लो में रीड करने का एक अलग ही वो होता है। जैसा बेटा जी ने अपना जर्नी को धीरे धीरे एक्सप्लेन भी किया, और फिर हम एक फ्लो में इसको सुने। तो क्या विचार है आपका, क्या कहना है इस बारे में? तो हम नेक्स्ट मीटिंग के लिए एजेंडा सेट कर लेते हैं। सहमत है दीदी, अच्छा रहेगा एक बार रीड हो जाए तो। हाँ जी, हाँ जी, एक फ्लो में, है ना जी। बढ़िया रहेगा। यस। जी, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम एक कॉन्सेप्ट नोट को लेंगे। आप में से जो भी स्वेच्छा से रखना चाहे उसको, उनको हम शुरू कर लेंगे, और इस कॉन्सेप्ट नोट की हम एक रीडिंग लेंगे। ये हम नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपना एजेंडा सेट कर लेते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट नोट हम लिख रहे हैं, इसमें प्राकथन में जो लिखा है कि मानव का विश्वास पूर्वक जी पाना, सुख पूर्वक जी पाना, तो ये कैसे हमारे कंक्लूजन नोट से कनेक्ट होता है। तो प्राकथन के जो ये सारांश हमको मिलता है, उसको भी हम उसमें कनेक्ट करेंगे अपने कंक्लूजन नोट्स में। तो आप स्वेच्छा से बता दीजिए नेक्स्ट सेशन में कौन अपना कॉन्सेप्ट नोट रखने वाले हैं। तो एक तो आरती बेटा जी, कॉन्सेप्ट नोट को एक रीड आउट सेशन रहेगा, और आप में से किन्हीं एक के कॉन्सेप्ट नोट को हम स्टार्ट कर लेंगे। उसको भी पूरा होने में 2 या 3 सेशन में भी ज्यादा लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर कॉन्सेप्ट नोट।
तो स्वेच्छा से आप बता दीजिए, अभी बता सकते हैं या टाइम लेंगे, ऐसा भी एक हम कर सकते हैं कि जैसा भी है बता दीजिए। जी अखिलेश भैया, आपका क्या कहना है? पूरा सप्ताह भर का टाइम है हमारे पास। मुझे जी लगता है भैया। मैं जो पॉइंट्स है योगेश चाचा ने जो दिए हैं अभी हाँ के जी। लिए, जो हाँ पॉइंट्स, हाँ। उसको भेजती हूँ ग्रुप में। हम्म। उसके अकॉर्डिंग तो किसी ना किसी की प्रस्तुति करने की मतलब एक कॉन्फिडेंस बन ही सकता है। बन मैं सकते। कोशिश करना चाहूंगा दीदी, जी जी, ठीक। मोस्ट वेलकम प्रिया जी। जी अगले रविवार को। जी। बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बहुत आप धन्यवाद भैया। पॉइंट्स भेज दीजिएगा आरती दीदी जी। मैं बेटा जी म्यूट लेखक हो गए। समूह में ही आज की जो प्रस्तुति है उसका एक मतलब क्या क्या हुआ उसको लिख के मैं वो पॉइंट्स भी लास्ट में लिख दूंगी। ठीक ठीक, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा बेटा जी। तो नेक्स्ट हमारा सेशन नेक्स्ट का मीटिंग का एजेंडा एजेंडा में सेट हो आपका गया। नाम भी लिख दूंगी, मंगेश चाचा का। जी बेटा जी। जी तो समापन करें। तो मीटिंग को हम समापन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं अगले रविवार। ठीक है। यस, ओके, नमस्ते बहुत सब। धन्यवाद। सभी को हरिहर। हरी हरि हर। हर। हरिहर। नमस्ते सभी को। नमस्ते।